क्या है दोस्तों, परमाणु एवं अणु। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे परमाणु की परिभाषा के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि महर्षि कणाद के अनुसार परमाणु की परिभाषा, यानी सबसे पहली परिभाषा है परमाणु की, वो किसने दी थी? महर्षि कणाद ने। सबसे पहले परमाणु की परिभाषा किसने दी थी? महर्षि कणाद ने। किसने दी थी? महर्षि कणाद ने। अब इन्होंने क्या कहा था परिभाषा में कि यदि हम द्रव्य, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, यदि हम द्रव्य यानी पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक ऐसी सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को परमाणु का, यानी इस प्रकार मान लें आप कि ये मान लीजिए कोई तार है हमारे पास, और इस तार के हम टुकड़े करते जाएं, इस तार के क्या करते जाएं, हम छोटे छोटे टुकड़े करते जाएं, ऐसे करके हम छोटे छोटे टुकड़े करते जाएं, तो इस तार का लास्ट वाला जो छोटा सिरा होगा वो ऐसा प्राप्त होगा आपको कि आप उसको आगे और नहीं तोड़ सकते। तो वो जो लास्ट वाला तार का टुकड़ा प्राप्त होगा जिसे हम आगे नहीं तोड़ सकते, उसे क्या मान सकते हैं हम? परमाणु। क्या मान सकते हैं उसे हम? परमाणु। तो इसी प्रकार इन्होंने कहा था कि कोई पदार्थ है, अगर हम उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाएं तो अंत में हमें एक ऐसा टुकड़ा प्राप्त होगा जिसे हम और आगे विभाजित नहीं कर सकते। उसी टुकड़े को इन्होंने क्या नाम दिया? परमाणु। क्या नाम दिया इन्होंने? परमाणु। और अन्य वैज्ञानिकों ने भी परमाणु के बारे में परिभाषा दी थी। अन्य वैज्ञानिक कौन कौन थे? एक तो थे आपके डेमोक्रिटस और दूसरे थे ल्यूसिफस। इनको ध्यान रखना है, इन्होंने भी यही परिभाषा दी थी कि कोई पदार्थ है, अगर उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते जाएं तो अंत में हमें ऐसा टुकड़ा मिलेगा जिसे हम और आगे विभाजित नहीं कर सकते। उसी को इन्होंने भी क्या कहा? परमाणु। उसके बाद आता है आपका अगला टॉपिक। क्या आता है अगला टॉपिक? रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम, इसमें आपको दो नियमों को याद रखना है। पहला नियम है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। चलिए तो दोनों नियमों को एक एक से पढ़ते हैं। पहला नियम हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इस नियम की स्थापना किसने की थी। तो इस नियम को एक साइंटिस्ट थे, एंटोनी लवाजिए। किसने दिया था? एंटोनी लवाजिए द्वारा द्रव्यमान संरक्षण नियम को दिया गया था। अब इस नियम के अनुसार, यानी यह नियम होता क्या है? तो इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है। यानी द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान का मतलब होता है, अब अगर हम बात करें नॉर्मल तरीके से तो द्रव्यमान का मतलब होता है हमारा क्या? वजन। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? वजन। और संरक्षण का मतलब होता है हमारा बचाना। संरक्षण का मतलब क्या होता है? बचाना। संरक्षण का मतलब क्या होता है? बचाना। यानी इस नियम के अनुसार हमारा जो द्रव्यमान किसी भी अभिक्रिया में उपयुक्त होता है उसको ना तो कम किया जा सकता है, यानी नष्ट किया जा सकता है, और ना ही बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए इस नियम को कहते हैं हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसे कि मान लीजिए आप, हमारे पास कोई रिएक्शन है, जैसे कि Mg प्लस O2 इजिकल टू 2MgO। तो इस प्रकार अब देख सकते हैं आप, दोनों तरफ आपको जो आंसर मिलेगा वो बराबर मिलेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि जो मैग्नीशियम उसका वजन होता है 24 ग्राम, और तो दो मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा? 48 ग्राम। और एक ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी? O2, यानी दो ऑक्सीजन है। अब एक ऑक्सीजन का होता है हमारा कितना? 16, तो दो का कितना हो जाएगा? 32। यानी 32 और 48, 32 और 48 की बात करें तो हम 80, यानी तीर के निशान से पहले 80 ग्राम वजन है। कितना है? 80 ग्राम वजन। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि इधर भी 80 ग्राम में होगा। जैसे कि मैग्नीशियम का कितना? 24, और एक ऑक्सीजन का कितना? 16, और 16 और 24 कितना होता है? 40। 40 यानी कितने MgO है? 2, यानी 40 × 2, यानी इसका भी वजन कितना हो जाएगा आपका? 80 ग्राम। कितना हो जाएगा आपका वजन? 80 ग्राम। तो इस प्रकार देख सकते हैं इस नियम के अनुसार, यानी दोनों तरफ अभिक्रिया में तीर के निशान से पहले और तीर के निशान के बाद, यानी अभिकारक और उत्पाद में दोनों में जो वजन है, द्रव्यमान है, वो कितना रहेगा? समान रहेगा। यह होता है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या होता है हमारा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। उसके बाद दूसरा नियम आता है हमारा स्थिर अनुपात का नियम। क्या होता है? स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम को जोसेफ, किसने? जोसेफ
एल प्रास्ट द्वारा दिया गया था। इस नियम को किसने दिया था? एक साइंटिस्ट थे, जोसेफ एल प्रास्ट, उन्होंने दिया था। उन्होंने क्या कहा था? इस नियम के अनुसार किसी भी भौतिक यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान मतलब उपस्थित होते हैं, चाहे यौगिक किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो या फिर किसी भी वस्तु से बनाया गया हो। यानी इन्होंने कहा था कि जो स्थिर अनुपात का नियम है, इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में एक तत्व का अनुपात निश्चित रहता है, चाहे फिर वो कहीं से भी प्राप्त किया गया हो, चाहे फिर वो कहीं से भी किसी भी वस्तु से लिया गया हो, उसमें उसका जो अनुपात है वो स्थिर रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें हम तो H2O यानी जल, और जल के अंदर देखें हम तो H2 यानी हाइड्रोजन 2 है हमारे पास और ऑक्सीजन 1 है। हाइड्रोजन के अंदर हमारा वजन होता है 1 ग्राम, तो H2 यानी 2 हाइड्रोजन वजन कितना हो गया हमारा? 2 ग्राम, और 1 ऑक्सीजन का वजन होता है हमारा कितना? 16 ग्राम। तो इसका अनुपात निकालें हम 2:16, यानी 2 का भाग दें दोनों तरफ, तो 2 का भाग 2 में 1 बार और अनुपात 16 में कितनी बार? 8 बार। अब आप देखोगे तो H2O में कितने भी H2O के अणु ले लेना, लेकिन आपको जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है वो 1:8 ही मिलेगा। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है हमारा NH3। क्या है? NH3। दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा? NH3। अब NH3 दूसरा एग्जाम्पल। अब N का मतलब नाइट्रोजन, H का मतलब हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का वजन होता है एक नाइट्रोजन में 14 ग्राम। कितना? 14 ग्राम। और अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन की, तो एक हाइड्रोजन का वजन होता है आपका 1 ग्राम, तो 3 हाइड्रोजन कितना? 3 ग्राम। इसलिए इस प्रकार अमोनिया में जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन का अनुपात है वो कितना मिलेगा आपको? 14:3। यानी यह अनुपात आपको दशमलव के रूप में नहीं मिलेगा। उसके बाद है हमारा अगला टॉपिक जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब देखो, जो परमाणु है उसके बारे में कई साइंटिस्टों ने अलग अलग परिभाषा दी थी। सबसे पहले हमने पढ़ा था कौन? मेर्सी कनार्ड, उसके बाद डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। अब आपको पढ़ना है जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। यह सिद्धांत परमाणु के विषय में आधुनिक माना जाता है। क्या माना जाता है? आधुनिक। जो जॉन डाल्टन का सिद्धांत है वो परमाणु के विषय में क्या माना जाता है? आधुनिक, यानी सबसे मान्य सिद्धांत माना जाता है। अब इन्होंने क्या कहा था? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य मतलब पदार्थ, चाहे तत्व हो या यौगिक हो या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? परमाणु। यानी जॉन डाल्टन ने कहा था कि चाहे कौन सा भी तत्व, चाहे फिर यौगिक हो, तत्व या मिश्रण हो, कौन सा भी पदार्थ हो, वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, और जिन सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है उन सूक्ष्म कणों को हम परमाणु कहते हैं। इन्होंने पहला कथन बताया था कि सभी द्रव्य परमाणुओं से बने होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। क्या कहते हैं? जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। दूसरा पॉइंट एंड दूसरा कथन था इनके नियम का, सिद्धांत का, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में न तो बनते हैं और न ही विनाश होता है। कहने का मतलब, इनके दूसरे कथन का कहने का मतलब है परमाणु अविभाज्य कण है, यानी अविभाज्य कण का मतलब जिसे आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता, और जो कि रासायनिक में न तो बनती है और न ही इनका विनाश होता है। अगर एक शब्द में कहें तो हम कह सकते हैं कि यह द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करते हैं। क्या करते हैं? द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन। जो परमाणु हैं वो द्रव्यमान संरक्षण नियम का क्या करते हैं? पालन करते हैं। तीसरा कथन था इनके सिद्धांत का, तीसरा कथन क्या था? कि दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान रहते हैं। ऐसे कि मान लीजिए किसी भी यौगिक में कोई परमाणु दिया हुआ है और उसी दूसरे यौगिक में एक वही परमाणु दे दे, तो दोनों यौगिकों में परमाणुओं का द्रव्यमान समान रहेगा और रासायनिक गुणधर्म भी। जैसे कि मान लीजिए अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल देखा था, कौन सा एग्जाम्पल? ये देखिए, रासायनिक संयोजन का द्वितीय नियम था। इन दोनों में देख सकते हैं आप कि जो जल है उसमें भी हाइड्रोजन है और अमोनिया है उसमें भी हाइड्रोजन है। तो आप देख सकते हैं कि जल के अंदर भी एक हाइड्रोजन में 1 ग्राम वजन है, जबकि अमोनिया के अंदर भी एक हाइड्रोजन में 1 ग्राम वजन है। यानी परमाणुओं का द्रव्यमान यौगिक में बदलने से नहीं बदलता है। चौथा कथन था इनके नियम का, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। यानी इसी प्रकार इसको भी समझ सकते हैं आप कि जो ऑक्सीजन है उसका द्रव्यमान अलग होगा और रासायनिक गुणधर्म भी उसके अलग होंगे। नाइट्रोजन है उसके भी
द्रव्यमान अलग है और उसके रासायनिक गुणधर्म भी अलग होंगे। ये इस प्रकार बोलना चाहते हैं चौथे कथन में। कथन नंबर 5 है इनका, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोग पर यौगिक बनाते हैं। यानी ये वाला कथन है, यह वाला कथन स्थिर अनुपात के नियम की पालना करता है। यानी जो आपको अनुपात मिलेगा वो दशमलव के रूप में नहीं मिलेगा। छठवां कथन था इनका, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। सापेक्ष संख्या नहीं कितने, जैसे कि हमने अभी अमोनिया में देखा था कि नाइट्रोजन 1 है। अगर जैसे मैं बताऊं आपको अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है, तो इसमें नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन कितने 3। यानी ये कह रहे हैं कि परमाणुओं की सापेक्ष संख्या और प्रकार निश्चित होते हैं। तो परमाणु की संख्या निश्चित कैसे, कि आप अमोनिया में देख सकते हो नाइट्रोजन कितना 1, हाइड्रोजन कितने 3, यानी ये संख्या फिक्स है। उसके बाद आते हैं परमाणुओं का आकार। परमाणुओं का आकार, अगर बात करें परमाणुओं के आकार की, तो परमाणुओं की त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? नैनोमीटर में। अब नैनोमीटर का मतलब क्या होता है? नैनोमीटर का मतलब होता है 1 नैनोमीटर यानी Nm बराबर 10⁻⁻9 मीटर। कहने का मतलब 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1/10, 1/9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये होता है 1 नैनोमीटर का मतलब 1/1/9, इसको बोलते हैं हम 1 नैनोमीटर। उसके बाद आता है हमारा टॉपिक कुछ तत्वों के प्रतीक। लेकिन उससे पहले आपको याद रखना है IUPAC का पूरा नाम। क्या याद रखना है? IUPAC का पूरा नाम। I का मतलब होता है इंटरनेशनल, U का मतलब होता है यूनियन, और P का मतलब होता है प्योर, एंड A का मतलब होता है अप्लाइड, और C का मतलब होता है केमिस्ट्री। IUPAC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब ये IUPAC है क्या? जैसे एक प्रकार से स्कूल होता है, यानी स्कूल एक संस्था होती है, उसी प्रकार से IUPAC एक संस्था होती है। स्कूल के अंदर क्या किया जाता है? बच्चों को शिक्षा दी जाती है। जबकि IUPAC के अंदर क्या किया जाता है? जो तत्व हैं उनके नाम प्रतीक दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? तो अगर हम IUPAC के बारे में बात करें तो IUPAC का एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो कि तत्वों के नाम, प्रतीक और मात्राओं को स्वीकृति प्रदान करती है। जिस प्रकार से स्कूल के अंदर बच्चों को शिक्षा दी जाती है, उसी प्रकार से IUPAC के अंदर तत्वों को उनका नाम, प्रतीक और मात्रकों की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अब IUPAC क्या कहती है देखना है हमको। अधिकतर तत्वों के प्रतीक 1 या 2 अक्षरों से बने होते हैं। यानी आप देखेंगे अधिकतर तत्वों के प्रतीक हैं वो किससे बने थे? 1 या 2 अक्षरों से। अब 1 या 2 अक्षर से जैसे बात करें हम हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है? H। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है? H। लेकिन हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम का प्रतीक क्या है? Na। क्या है सोडियम का प्रतीक? Na। तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का प्रतीक 1 अक्षर का, जबकि सोडियम का प्रतीक कितने अक्षर का? 2 अक्षर का। तो ये 1 अक्षर का भी प्रतीक हो सकता है और 2 अक्षर का भी प्रतीक हो सकता है। लेकिन 2 अक्षर के प्रतीक में आपको एक बात ध्यान रखना है, कौन सी? यदि किसी तत्व का प्रतीक 2 अक्षरों का होता है तो उसमें पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर में तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। जैसे मैंने अभी सोडियम का प्रतीक Na लिखा। क्या लिखा? सोडियम का प्रतीक Na लिखा। तो उसमें आपको याद रखना है Na में N बड़ा होगा और A छोटा होगा। यानी जिन तत्वों के प्रतीक 2 अक्षर के होते हैं उनमें पहला अक्षर बड़े ABCD का और दूसरा अक्षर छोटे ABCD का। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम बात करें एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम का प्रतीक होता है Al। तो आप देख सकते हैं इसमें A बड़ा है और Al छोटा। L क्या है? छोटा। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कोबाल्ट है, कोबाल्ट के अंदर C बड़ा और O छोटा है। इसी प्रकार से आपको इस प्रकार भी देखने को मिल सकता है, यानी C और O बराबर मिल सकते हैं आपको। कहीं कहीं पर भी CO और O दोनों बराबर मिल सकते हैं। इसमें आपको याद रखना है कि जहाँ पर भी आपको C और O बराबर दिखें वो होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक गैस है। क्या है? जो कि एक गैस है, यानी एक यौगिक है। अगर आपको C और O छोटा दिखे यानी वो कोबाल्ट है, यानी जो कि एक तत्व है। इस अंतर को आपको याद रखना है कि जहाँ पर भी आपको C और O समान दिखे वो तो एक प्रकार की गैस है जिसे हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन आपको C बड़ा और O छोटा दिखे तो उसको बोलते हैं कोबाल्ट, जो कि एक तत्व है।
अगला पॉइंट है, कुछ तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषा में उनके नामों को बनाया गया है। अब जैसे कौन कौन से तत्व हैं जिनके नामों को लैटिन में लिखा गया है, जैसे कि हम बात करें, पहला तत्व है आपका सोडियम। क्या तत्व है? सोडियम। तो आप देखेंगे हम जो सोडियम का प्रतीक है वो लिखते हैं Na। क्या लिखते हैं? Na। अगर हम अंग्रेजी भाषा के अनुसार लिखते तो हमारे पास जो सोडियम है उसका प्रतीक SODIUM। अगर सोडियम को अगर इंग्लिश में लिखते तो SODIUM। इस हिसाब से हमको क्या लिखना चाहिए था? सोडियम का प्रतीक या तो S होना चाहिए था या फिर क्या होना चाहिए? SO होना चाहिए था। लेकिन आप देख रहे हैं जो सोडियम है उसका प्रतीक क्या होता है? Na। तो जो सोडियम है उसका Na प्रतीक कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा के शब्द नेट्रियम। किससे लिए गए हैं? नेट्रियम। अब नेट्रियम को इंग्लिश में देखें तो NaTrium लिखते हैं। तो सोडियम का प्रतीक है Na, वो कहाँ से लिया गया? लैटिन भाषा के नेट्रियम शब्द से। उसी प्रकार आप देख सकते हैं पोटेशियम का शब्द, पोटेशियम का प्रतीक होता है के। अब ये के किससे लिया गया? लैटिन भाषा के कैलियम शब्द से। किससे लिया गया? लैटिन भाषा के कैलियम शब्द से। उसके बाद तीसरा होता है आपका लोह, यानी लोहा आयरन, जिसका प्रतीक क्या है? आपका Fe। अब ये Fe प्रतीक कहाँ से आता है? तो ये लैटिन भाषा के फेरम शब्द से आता है। किससे आता है? लैटिन भाषा के फेरम शब्द से आता है। इसके बाद अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कुछ तत्वों के प्रतीक क्या होते हैं और उनके बारे में जानें, उनके अंदर द्रव्यमान कितना होता है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।